नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। मैं प्रधान गिल्ला एजुकेशन हब संस्कार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ तो चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है अपना 101 कि राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है वो बताना दोस्तों आपको। ए ऑप्शंस बीकानेर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर, डी भरतपुर। फटाफट आंसर दीजिए। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर। सवाल नंबर अगला है 102 गंग नहर या गंगा हो गया, गंग नहर के किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया गया? तो गंग नहर के किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया गया है? तो श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसमें? फटाफट आंसर दीजिए। दे दिया होगा। इसका सही आंसर होगा ए, श्री गंगानगर। अगला सवाल है दोस्तों 103 नंबर का। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस ज़िले में होता है? कौन सी कपास बतानी दोस्तों? अमेरिकन कपास। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है ये। तो अमेरिकन कपास का उत्पादन किस ज़िले में होता है? ए ऑप्शंस हनुमानगढ़, बी ऑप्शंस श्री गंगानगर, सी ऑप्शंस झालावाड़, डी ऑप्शंस सिरोही। जल्दी से आंसर दीजिए। अमेरिकन कपास किस ज़िले में होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों श्री गंगानगर। क्या सही आंसर है? श्री गंगानगर। तो अमेरिकन जो कपास होती है वो श्री गंगानगर में होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, पिछली परीक्षा में पूछा गया सवाल भी है, तो इसको आप ध्यान से देखना है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं अपन। सवाल नंबर है 104। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? किसका कटोरा दोस्तों? अन्न का कटोरा। तो अन्न का कटोरा किस जिले को बोलते हैं? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो अन्न का कटोरा किसे बोला जाता है दोस्तों? फटाफट आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, गंगानगर। गंगानगर को अन्न का क्या बोला जाता है? कटोरा बोला जाता है। अगला सवाल है 105। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस ज़िले में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है इसका। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस ज़िले में स्थित है? पहला ऑप्शन श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा अजमेर, चौथा हनुमानगढ़। इन सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल है राजस्थान में। तो बुड्ढा जोड़ कहाँ है दोस्तों? सबने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है श्री गंगानगर। क्या आंसर है? श्री गंगानगर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से ज़िले में है? ये भी कई बार आया हुआ सवाल दोस्तों। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से ज़िले में है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा श्री गंगानगर, तीसरा बीकानेर, चौथा हनुमानगढ़। तो सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म बताना दोस्तों, तो कौन से ज़िले में है? इसका राइट आंसर होगा बी, श्री गंगानगर। चलिए दोस्तों अगला सवाल है। राजस्थान के कपास उत्पादक दो प्रमुख ज़िले बताने इसमें से कि प्रमुख कपास उत्पादक दो ज़िले। पहला ऑप्शन अलवर और भरतपुर, दूसरा ऑप्शन नागौर व उदयपुर, तीसरा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, चौथा कोटा और बूंदी। प्रमुख कपास उत्पादक बताने हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा गंगानगर व हनुमानगढ़। क्या आंसर होगा? गंगानगर व हनुमानगढ़। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 108। वार्षिक वर्षा के प्रतिशत
मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है? बहुत ही सुंदर सवाल है दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है, और इसको भी आप इम्पोर्टेंट सवाल में रखोगे कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी वर्षा का प्रतिशत मात्रा में हमेशा उतार और चढ़ाव रहता है? पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर, चौथा जालोर। तो अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर। दोस्तों वर्षा और तापमान दोनों की बात आती है तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखना जैसलमेर आंसर होगा कि यहाँ वर्षा और तापमान दोनों का ही हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगला सवाल दोस्तों, किस जिले में अकाल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है? कौन सा पार्क बताना है? अकाल वुड फॉसिल्स पार्क। तो राजस्थान के वो किस ज़िले में? जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, चूरू में। तो अकाल वुड फॉसिल्स पार्क बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ए जैसलमेर। जैसलमेर में अकाल वुड फॉसिल्स क्या है? पार्क है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना किस स्थान पर है? प्राकृतिक गैस आधारित योजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। तो किस स्थान पर आधारित है? रामगढ़ जैसलमेर, फलोदी जोधपुर, प्रतापगढ़ या जामसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रामगढ़ जैसलमेर। तो प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहाँ है? रामगढ़ जैसलमेर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल जो आ रहा है वो है तन्नोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सबको आता होगा, तन्नोट देवी का मंदिर बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर। तो तन्नोट देवी माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में, जिसे थार की क्या कहा जाता है? वैष्णो कहा जाता है। थार की क्या कहा जाता है? इनको वैष्णो कहा जाता है, जो बीएसएफ के जवानों की कुल देवी मानी जाती है, जिसकी पूजा बीएसएफ के जवान ही करते हैं। इसके मंदिर की साफ़ सफाई, आरती, रख रखाव, सारा काम बीएसएफ के जवान करते हैं। तो ये बीएसएफ के जवानों की क्या है? कुल देवी। तो तन्नोट देवी का मंदिर कहाँ बताना है? जैसलमेर। अगला सवाल है दोस्तों, जो सवाल आ रहा है वो है 116 नंबर, स्वांग्या माता। स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी है? कौन सी माता बतानी है? स्वांग्या माता। एक मिनट दोस्तों, सवाल ये रह गए अपने, सवाल नंबर 112, पट्टुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? कौन सी हवेली बतानी है? पट्टुओं की हवेली। ये भी कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, पट्टुओं की हवेली का। तो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर या बाड़मेर। तो पट्टुओं की हवेली कहाँ बतानी है आपको? जैसलमेर में। अगला सवाल है दोस्तों, जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन से स्वर्णगिरी दुर्ग, दूसरा सोनार का किला, तीसरा दोनों, चौथा किसी को भी नहीं। तो जैसलमेर के किले को दोनों ही नाम दिए गए, स्वर्णगिरी और सोनार किला। एक ध्यान रखना दोस्तों, सुवर्णगिरी नाम आ जाए। कौन सा नाम आ जाए? सुवर्णगिरी, या नाम आ जाए सोनगढ़। तो सोनगढ़ नाम तो किसका है? जैसलमेर। लेकिन सुवर्णगिरी आ जाए तो सुवर्णगिरी का नाम बताना आपको सिरोही का किला। कौन सा किला बताना है? सिरोही का। तो स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, सोनगढ़ किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। लेकिन सुवर्ण आ जाए, सुवर्ण शब्द, तो वो सिरोही के किले को कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों 114 नंबर का, राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहाँ ले जा सकती है?
तो वो किस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ काष्ठ का घोड़ा और पत्थर की टांगें, इन लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए और पत्थर की टांगें होनी चाहिए, तभी आप उस किले तक पहुँच पाओगे। तो ये बात किस किले के बारे में कही गई है? धौलपुर के किले के बारे में, जैसलमेर के किले के बारे में, अजमेर के किले के बारे में या बाड़मेर के किले के बारे में। तो ये बात किसके बारे में कही गई है? जैसलमेर के किले के बारे में, जिसका नाम है स्वर्णगिरी, सोनार किला, सोनगढ़, जैसलमेर। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है और सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी और सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के, श्री गंगानगर के, जैसलमेर के या फिर जोधपुर के? कहाँ के निवासी थे दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर। क्या आंसर होगा? जैसलमेर। दोस्तों, सागरमल गोपा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जो इस प्रकार है कि सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 जैसलमेर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। आगे बात करें अपन, तो सागरमल गोपा बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे और देशभक्त व्यक्ति थे। बचपन से ही उनमें देश प्रेरणा की भावना भरी हुई थी। तो इन्होंने 15 वर्ष की आयु में, मात्र कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में। तो 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जैसलमेर में एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी और कई युवाओं को उस लाइब्रेरी से जोड़ा था इन्होंने। फिर आगे चल कर के अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इनके समय जैसलमेर में जो शासक था वो था जवाहरमल। शासक का नाम क्या था? जवाहरमल। और इस जवाहरमल का जो शासन कार्य था इस राजा का, वो एक निरंकुश शासन कार्य था, बहुत ही गलत शासन कार्य था, जनता पर इसका अत्याचार था। इसलिए इन्होंने इस जवाहरमल पर या इस जवाहरमल के कर्तृत्वों के बारे में इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से जनता को जागरूक करवाया। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो इस प्रकार है, इनकी रचनाओं के नाम, जिसको आप कह सकते हो जैसलमेर का गुंडा राज। क्या नाम है इसका? जैसलमेर का गुंडा राज। ये कई बार पूछा गया स्रोत दोस्तों, जैसलमेर का गुंडा राज की रचना किसने की थी? तो सागरमल गोपा ने। तो जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखने वाला कौन है? तो सागरमल गोपा। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। दूसरी रचना की बात करें अपन, तो वो है दोस्तों आज़ादी के दीवाने। ये भी इनकी रचना थी, आज़ादी के दीवाने। बहुत प्यारी रचना ये भी, आज़ादी के दीवाने। और एक और इनकी रचना है दोस्तों, वो भी अच्छी रचना है, रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। किसका मुकदमा? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये भी इनकी एक रचना है। तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक बार आया हुआ सवाल है कि निम्न में से कौन सी सागरमल गोपा की रचना नहीं है? तो ये 3 रचनाएं उन्हीं की है, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये इनकी प्रमुख है रचनाएं। इस जैसलमेर के गुंडा राज के अंदर इन्होंने जैसलमेर की जनता या प्रजा पर किए गए अमानवीय व अनैतिक अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने उजागर किया था, जिससे जवाहरमल क्रोधित हुए और सागरमल गोपा को क्या बनवा दिया गया? बंदी बनवा लिया गया। बंदी बनाने के बाद इनको 6 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा दी गई। और 6 वर्ष के कठोर कारावास के बाद इन्होंने कई बार कहा गया कि आप जवाहरमल से माफ़ी मांग लो, तब इन्होंने स्वीकार नहीं करने पर वहाँ पर जेलर था जिसका नाम था गुमान सिंह। क्या नाम है दोस्तों? गुमान सिंह। इस गुमान सिंह ने उनको जेल में ही यातना देते हुए मिट्टी का तेल इन पर छिड़क दिया और इनको जला दिया, जिसके कारण 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो गुमान सिंह जी ने इनको बहुत यातनाएं दी
और मिट्टी के तेल द्वारा इनको जला दिया गया, जिसके कारण 4 अप्रैल 1946 को इनकी 46 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगली बात करें दोस्तों, तो सागरमल जी गुफा से संबंधित जो जांच के लिए आयोग गठित हुआ था, तो वो जांच आयोग का नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी आपसे पूछा जाए तो उस जांच आयोग का नाम है गोपाल स्वरूप। क्या नाम है दोस्तों? गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग। किससे जुड़ा हुआ है? तो गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग किससे जुड़ा हुआ है? सागरमल गुफा की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। और इस आयोग ने सागरमल गुफा को दोषी साबित किया था। बताया गया कि सागरमल गुफा रियासत का दोषी है। ठीक है दोस्तों, आगे चल कर के इन्हीं सागरमल गुफा पर भारत सरकार ने 1986 में, कब की घटना दोस्तों? 1986 की। तो भारत सरकार ने इनकी मृत्यु के बाद इनकी फ़ोटो पर 50 पैसे का डाक टिकट क्या किया था? जारी किया था। तो सागरमल गुफा पर 50 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया? 1986। और गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन भी किसकी मृत्यु को लेकर किया गया था? सागरमल गुफा की मृत्यु को लेकर किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल अपना, स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी है? कौन सी माता का नाम बताना है, कौन सी माता के बारे में बताना है? स्वांग्या माता। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा बाड़मेर। तो स्वांग्या माता किस क्षेत्र की शासकों की कुल देवी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, जैसलमेर, भाटी राजवंश की। कौन से राजवंश की है? तो भाटी राजवंश की क्या है ये? कुल देवी। तो भाटियों की कुल देवी है स्वांग्या माता। इसे सुगंध चिड़ी भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला बताना है, वो किसके आधार पर बताना है? क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर, चौथा जोधपुर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो ज़िला है राजस्थान का, वो कौन सा ज़िला है दोस्तों? वो ज़िला है जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान के किस ज़िले में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं? तो पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ देखे जा सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, करंट का सवाल है और इसके कई क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान के पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार कौन से ज़िले में? पहला ऑप्शन सीकर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा नागौर, चौथा जालोर। तो कहाँ पर दोस्तों? बाड़मेर, सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका भी कई बार पूछा गया है। तो सवाल है, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? ये प्राचीन जैन तीर्थ है जो 10वीं शताब्दी के थे और कौन सी जगह से है? जैसलमेर से, जालोर से, सवाई माधोपुर से या बाड़मेर से। तो नाकोड़ा जैन तीर्थ बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर। कौन सा आंसर होगा? बाड़मेर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। 120वां नंबर का सवाल है, गुड्डा मालनी तहसील किस ज़िले में स्थित है जहां कैरियन एनर्जी कंपनी ने कच्चे तेल का विशाल भंडार खोज निकाला है? तो यहाँ पर जो काम कर रही है वो CAN कंपनी है, कैरियन एनर्जी कंपनी, जो कच्चा तेल निकाल रही है। कहाँ पर है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या फिर बीकानेर। तो गुड्डा मालनी तहसील कहाँ बतानी है दोस्तों? बाड़मेर। कहाँ पर है? बाड़मेर। अगला सवाल है दोस्तों, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया सवाल है। जोधपुर, बीकानेर, सीकर या बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहाँ की है?
बाड़मेर की। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती है। ये भी बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। सर्वाधिक बकरियों की बात हो रही है, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर या पाली। तो सर्वाधिक बकरियां कहाँ बतानी है दोस्तों? बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियां कहाँ है? बाड़मेर में। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है 123 नंबर का, किराड़ू मंदिर स्थित है जोधपुर, बूंदी, बाड़मेर या फिर कोटा। किराड़ू मंदिर भी जैन मंदिर है दोस्तों, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। तो ये कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा किराड़ू जैन मंदिर जो है वो कहाँ है? बाड़मेर में। अगला सवाल है दोस्तों 124 नंबर का जो सवाल है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। इसका तो राइट आंसर आपने बता दिया होगा दोस्तों, सबको आता होगा। केला देवी मेला कहाँ पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है इसका भरतपुर, दूसरा टोंक, तीसरा दौसा, चौथा करौली। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? करौली। इसका राइट आंसर हो गया करौली। नेक्स्ट सवाल है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। कौन सा मेला बताना दोस्तों? महाशिवरात्रि पशु मेला। तो करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। महाशिवरात्रि मेला बताना है दोस्तों। तो महाशिवरात्रि का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? सियावा गांव। कौन सा गांव बताना है? सियावा गांव। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? सवाई माधोपुर में, जहाँ पर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से, कितने ज्योतिर्लिंगों में से? 12 में से एक अपने राजस्थान में भी है, जिसका नाम है घुसमेश्वर महादेव। कौन सा नाम है? घुसमेश्वर महादेव मंदिर। तो वो कहाँ पड़ता है? सियावा गांव, सवाई माधोपुर में पड़ता है, जहाँ पर कहा जाता है कि श्री राम ने अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ पहुँचे थे और घुसमेश्वर शिवलिंग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया, उसकी पूजा अर्चना की। तो महाशिवरात्रि का पशु मेला सबसे जो बड़ा मेला बढ़ता है वो सियावा गांव, सवाई माधोपुर में बढ़ता है। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है, विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध किस जिले से है। तो किसका संबंध बताना है? राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध बताना है कि किस जिले से है राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध। तो सवाई माधोपुर से, धौलपुर से, भरतपुर से या करौली से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों करौली। राम गोपाल विजयवर्गीय का राइट आंसर क्या होगा? करौली। तो इनका संबंध कहाँ से है? करौली। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905 में हुआ था दोस्तों, और वो हुआ था बालेर नामक स्थान। और बालेर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। और ये एक बहुत ही अच्छे चित्रकार, कवि और लेखक थे, और इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है दोस्तों। पद्मश्री से नवाजा गया है। इनकी बात करें दोस्तों तो राम गोपाल विजयवर्गीय को आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों कि आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहेंगे? राम गोपाल विजयवर्गीय को। तो आधुनिक चित्रकला का जनक बताना है राम गोपाल विजयवर्गीय को। ठीक है दोस्तों, तो 1905 में जन्म हुआ था और ये पद्मश्री सम्मानित भी है। बहुत अच्छे चित्रकार, कवि और लेखक रहे। अगला सवाल है दोस्तों, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों कि करौली रियासत की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है कल्याण सिंह ने,
दूसरा कुंवर मदन सिंह ने, तीसरा वीर झाला ने, चौथा अर्जुन सिंह ने। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों कि करौली रियासत की स्थापना किसने की थी। तो आंसर आ गया होगा दोस्तों आपका। इसका राइट आंसर है डी, अर्जुन सिंह ने। दोस्तों वैसे तो अपन बात करें तो 955 में, कब की घटना दोस्तों, 955 में यहाँ पर यादव राजवंश की स्थापना हो रही है। और वो यादव राजवंश की स्थापना की थी श्री कृष्ण के वंशज, बताया जाता है कि श्री कृष्ण के ही वंशज है और उनका नाम है विजयपाल। क्या नाम है दोस्तों, विजयपाल। तो इन्होंने 955 में यहाँ पर यादव राजवंश की क्या की थी, स्थापना, विजयपाल जी ने। तब इसका प्राचीन नाम था यहाँ दोस्तों कल्याण राय। क्या नाम है दोस्तों, कल्याण राय जी का यहाँ पर क्या था, एक मंदिर था, कल्याण राय का मंदिर था। इसी कल्याण राय मंदिर की वजह से इसका जो प्राचीन नाम था वो था कल्याणपुरी। क्या नाम है दोस्तों, कल्याणपुरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि करौली का प्राचीन नाम क्या था, कल्याणपुरी। तो पहले इसका नाम कल्याणपुरी था, जो कल्याण राय मंदिर की वजह से हो रहा है। उस समय 955 में जो स्थापना कर रहा है वो श्री कृष्ण जी का वंशज जी कर रहा है, विजयपाल। लेकिन आगे चलकर 1348 में, कब की घटना दोस्तों, 1348 में इसी यादव राजवंश में एक और राजा आया जिसका नाम था अर्जुन सिंह। इस अर्जुन सिंह ने यहाँ पर करौली शहर बसाया और करौली शहर बसाकर इस राजवंश की क्या की, स्थापना की। तो करौली की बात आती है तो करौली की स्थापना किसने की थी, अर्जुन सिंह ने की थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान में न्यूनतम लघु इकाइयाँ है। न्यूनतम क्या बताना है, लघु इकाइयाँ। तो सबसे कम लघु इकाइयाँ है सवाई माधोपुर में, फिर दूसरा है ऑप्शन चूरू में, तीसरा जैसलमेर, चौथा करौली। तो न्यूनतम इकाइयाँ कौन सी जगह दोस्तों, सवाई माधोपुर, चूरू, जैसलमेर, करौली। तो कहाँ बताना दोस्तों, सबसे न्यूनतम इकाइयाँ कहाँ है, करौली में। कौन सी जगह है, करौली में। अगला सवाल आता है दोस्तों 119वें नंबर का सवाल है, राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हस्तगत की गई थी। सबसे पहली रियासत बतानी है दोस्तों जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति, जो उसके तहत किसे हस्तक्षेप किया गया था या हस्तगत किया गया था। पहला आता है करौली, दूसरा आता है अमजेर, ये वैसे अजमेर है, अजमेर। फिर सी आता है धौलपुर, डी आता है करौली। तो कौन सी रियासत है दोस्तों, तो वो है करौली। कौन सी बतानी है, करौली। अगला सवाल है दोस्तों 130 नंबर का, करौली रियासत की कुल देवी मानी जाती है। तो किस देवी को करौली रियासत की कुल देवी कहा जाता है। तो इसका पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है नारायणी माता, दूसरा शीला देवी, तीसरा शीतला माता और चौथा है कैला देवी। तो करौली रियासत की कुल देवी कौन है, तो वह दोस्तों कैला देवी। कौन सी देवी है, कैला देवी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है 131वें नंबर का, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा रामदेव का जन्म बताना है अमरकोट, पर्वतसर, अदूकाश्मीर या इसको आप ऊड काश्मीर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऊड काश्मीर या पोखरण। तो आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों, वो आंसर है ऊड काश्मेश्वर, ऊड काश्मीर शिव तहसील। और कहाँ पड़ता है ये, बाड़मेर में। कौन सी जगह पड़ता है, बाड़मेर में। तो यहाँ पर बाबा रामदेव का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका जन्म 1462 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1462 में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों,
बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था? बाबा रामदेव की माता का नाम था। ए ऑप्शन है नीलम, बी है मैना देवी, सी है नेटल और डी है केलम देवी। तो बाबा रामदेव की माँ का नाम बताना दोस्तों। तो इनकी माँ का नाम क्या था? मैना देवी। अगला सवाल है दोस्तों, बाबा रामदेव ने रूनीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? तो कौन सा पंथ उन्होंने चलाया था? हिंदू पंथ, वैष्णव पंथ, जस पंथ या कामड़िया पंथ? बहुत ही प्यारा सवाल दोस्तों। रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो किस पंथ की स्थापना की थी इन्होंने? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो कामड़िया पंथ की इन्होंने यहाँ पर क्या की थी? स्थापना की थी। रामदेव जी ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही इस पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्म के व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो वो पंथ था इनका कामड़िया पंथ। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने गए हैं। इनको सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने सभी धर्मों को या सभी समाज के वर्गों को समान संरक्षण प्रदान किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई थी? तो कौन सा लोक देवता है जिसकी ख्याति कबीर के समान हुई है? पहला ऑप्शन है बाबा रामदेव, दूसरा तेजाजी, तीसरा गोगाजी, चौथा है पाबूजी। तो राइट आंसर दीजिए दोस्तों कि कौन सा लोक देवता है। तो वो राइट आंसर होगा अपना रामदेव जी। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनकी ख्याति कबीर की तरह इसलिए हुई। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो बहुत अच्छे कवि और लेखक भी थे। इन्होंने कई कविताओं का संग्रह लिखा। इन्होंने 24 वाणियों के नाम से अपनी कविताओं का संग्रह किया। अगला सवाल है दोस्तों 135, बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते थे? बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते थे? मोहम्मद पीर का, मोहम्मद हजरत साहब का, तल्लीनाथ का या जहाँ पीर का? या दोस्तों राज शाह पीर भी लिखा हुआ है। तो किसका मानते थे? तो उसका राइट आंसर है राज शाह पीर, या इसको आप कह सकते हो जहाँ पीर। तो जहाँ पीर भी बोल सकते हो इसको, और या राज शाह पीर भी बोल सकते हो। इसको अपन कहेंगे शाह पीर। कौन सा पीर बोलेंगे? शाह पीर। अगला सवाल दोस्तों, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, होगा गुजरात। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है दोस्तों, रामदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तो कौन सा नृत्य उस मेले का केंद्र बिंदु है? कुड़ला नृत्य, नेजा नृत्य, तेरा ताली है यहाँ पर, तेरा ताली नृत्य या गरबा नृत्य? तो कौन सा नृत्य इनके मेले का आकर्षक केंद्र बिंदु है दोस्तों? तो वो है कौन सा? तेरा ताली नृत्य। तो रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? बाबेरी बीज या बाबेरी दूज बोल सकते हैं अपन उसे, और वो आता है भाद्र शुक्ल द्वितीया। कब आता वो? भाद्र शुक्ल द्वितीया। इसको रामदेव दूज बोल सकते हैं, इसे बाबेरी बीज बोल सकते हैं, ऐसे भाद्र शुक्ल द्वितीया बोल सकते हैं। तो यह रामदेव जी का प्रसिद्ध रामदेवरा नामक स्थान पर इनका प्रसिद्ध क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है, जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु क्या माना जाता है? तेरा ताली नृत्य। और ये तेरा ताली नृत्य कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, रूणेचा, राजस्थान का रूणेचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत ही गजब का सवाल है। और पूछा गया सवाल भी है कि रूणेचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है। तो इसका
ए ऑप्शन से पवित्र जीवन जीने के लिए, बी निरंतर ईश्वर का स्मरण करने के लिए, सी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, डी सत्य बोलने के लिए। तो फटाफट आंसर दीजिए इसका। सबने आंसर दिया होगा, शायद सबका राइट होगा। वो क्या आंसर है? सी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल भी है। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? तो मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? भोमिया जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। बताइए दोस्तों, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? यहाँ दो ऑप्शंस गलत है, दो ऑप्शंस पंच पीरों के है। तो आप देखिए इसमें कौन सा मारवाड़ से जुड़ा हुआ है। तो उसका राइट आंसर होगा गोगा जी। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? गोगा जी का नाम लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आता है, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो लोक देवता गोगा जी का जन्म बताना है कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1505 में, दूसरा ऑप्शन 1605 में, तीसरा ऑप्शन 1002 में और चौथा ऑप्शन है 1003 में। तो गोगा जी का जन्म बताना है दोस्तों। तो कब हुआ था गोगा जी का जन्म? 1003 में। कब हुआ था दोस्तों? 1003 में। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू में। और चौहान वंश में हुआ था दोस्तों। कौन से वंश में हुआ था? चौहान वंश में हुआ था इनका जन्म। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, गोगा जी की माता का क्या नाम था? केलम दे, बाछल दे, मैना दे, नेतला दे। तो इनकी माँ का नाम बताना है। तो इनकी माँ का नाम था बाछल दे। ठीक है दोस्तों, माँ का नाम क्या था? बाछल दे। और इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह जी। क्या नाम बताना है? जेवर सिंह जी। तो पिताजी थे जेवर सिंह और माँ थी बाछल देवी। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार इसमें गलती कर बैठते हो। सवाल है, सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? कि सर्पदंश के उपचार के लिए किस देवता का स्मरण करना पड़ता है? तो आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन गोगा जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा पाबू जी, चौथा है रामदेव जी। तो सर्पदंश के लिए किसे स्मरण किया जाता है? शायद आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा गोगा जी। क्या होगा? गोगा जी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गोगा जी के घोड़े का रंग था कि गोगा जी के घोड़े का रंग कौन सा था? सफ़ेद, काला, नीला या हरा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीला। अगला सवाल है दोस्तों 144वां, श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? तो देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, श्री राम का, बी ऑप्शन श्री कृष्ण का, सी ऑप्शन विष्णु का और डी ऑप्शन तल्लीनाथ का। तो गुर्जर लोग इनको किसका अवतार मानते हैं? श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, श्री देवनारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? 145वां सवाल है दोस्तों, श्री देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? तो आंसर दीजिए इसका कि देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम है? जय सिंह, मान सिंह, वीरमदेव या सवाई भोज? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज। अगला सवाल है, श्री देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मृणाली, दूसरा ऑप्शन है भंवरी देवी, तीसरा ऑप्शन है पीपल दे, चौथा ऑप्शन है प्रेम देवी। तो इनका विवाह किसके साथ हुआ था? पीपल दे। किसके साथ हुआ था दोस्तों? पीपल दे के। ये पीपल देवी धार के राजा की पुत्री थी और धार पड़ता है दोस्तों एमपी में। तो
धार की राजा की क्या थी? पुत्री, यानी धार की राजकुमारी थी। अगला सवाल है दोस्तों, वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो ये सभी को आता होगा, बरनाई, बूडस, जाखली या खड़नाल गांव में। तो कौन से गांव में हुआ था दोस्तों? खड़नाल गांव में। अगला सवाल है दोस्तों, नागवंशी जाट परिवार में किनका जन्म हुआ था? तो शायद इसका भी आंसर आपने दिया होगा, बाबूजी। अगला सवाल है, तेजाजी, गोगाजी या भैरवनाथ। तो किसका जन्म हुआ था नागवंशी गोत्र में? तो वो हुआ था तेजाजी का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 149वें नंबर का सवाल ये है कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1003 में, 1010 में, 1074 में, 1070 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1074 में। ठीक है, तो नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ था और पिताजी का नाम था ताहड़ जी। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। और इनकी माँ थी जो राजकुंवरी बाई या राजकुंवर बाई, जो त्योद गांव, कौन सा गांव बताना दोस्तों? त्योद गांव। और ये त्योद गांव कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ तहसील में, अजमेर ज़िला। त्योद गांव, किशनगढ़ तहसील, अजमेर ज़िला। यहाँ क्या पड़ता था इनका? ननियाल पड़ता था, यानी राजकुंवर यहाँ की रहने वाली। और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था पनेर गांव। और कौन से गांव में हुआ था? पनेर गांव में। किसके साथ हुआ था? पेमल के साथ। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है जो है, गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? तो गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी या रामदेव जी। तो आंसर दे दिया होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तेजाजी। तो तेजाजी को काला बाला, क्या ध्यान रखना आपको, काला बाला का भी क्या कहा जाता है? देवता, यानी काला बाला का रक्षक देवता। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है कृषि का उपकारक देवता। तो गायों का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तेजाजी को कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ और उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार जी, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।